नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टू सक्सेस चैनल में। और हिंदी साहित्य श्रृंखला में आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं झांसी के पद्मावत पर। पद्मावत की अगली कड़ी में आज हम लोग पद्मावत को एक त्रासदी के रूप में इसका विश्लेषण करेंगे। जैसे कि हमने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया है पद्मावत पर, और काफ़ी हमने उसकी कहानी भी पूरी देख ली, क्या है उसमें, किस तरह की चीज़ें हैं, रहस्यवाद क्या है उसमें, प्रेम के तत्व किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे पहलुओं पे हमने चर्चा किया। आज हम लोग त्रासदी के रूप में पद्मावत का वर्णन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ये त्रासदी के रूप में पद्मावत का वर्णन, क्योंकि कई बार बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं और हमेशा संभावना रहती है कि इस पर एक प्रश्न बन जाए आपको किसी भी पेपर के, आप चाहे यूपीएससी दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो। रही बात, जब हम त्रासदी का वर्णन करते हैं तो पैमाना जो है त्रासदी को मापने का वह समान है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, काफ़ी सारी रचनाओं में हमने देखा त्रासदी के रूप में, चाहे हमने गोदान देखा या अन्य रचनाओं में भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा कि पैमाना हमने क्या क्या रखा था। यहाँ पे भी वही पैमाने होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, आपको रिमाइंड भी हो जाएगा और एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि त्रासदी है, खास करके जो साहित्य की रचना होती है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, तो सामान्य तौर पे इसमें जो त्रासदी हमें देखने को मिलती है वह यह होता है कि जब आप कोई रचना पढ़ते हैं तो अंत में आपके मन में क्या भाव आता है ना। खुशी का एहसास करते हैं, दुख का एहसास करते हैं, किस तरह का एहसास करते हैं। तो भारतीय परंपरा में खास करके सुखांत परंपरा रही है, मतलब सुख के साथ अंत। यदि दो व्यक्ति मिला है, बिखरा हुआ बिछड़ा हुआ है तो लास्ट मिलन हो जाएगा। यदि कोई दुख में है तो अंत में उसे सुख की प्राप्ति होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा चीज होगा, चमत्कार। तो इस तरह की परंपरा भारतीय परंपरा में, साहित्यिक परंपरा में रही है। और यूनानी परंपरा की बात करें तो वहाँ पे सामान्य तौर पे दुखांत देखने को हमें मिलता है, जिसे त्रासदी के तौर पे हम देख सकते हैं। दुखांत मतलब कि दुख के साथ अंत, यानी कि अंत में, रचना के अंत में आपके जो भाव होते हैं वह एक तरीके से दुख के साथ, वहाँ पे आपके अंदर में एक दुख का एहसास होता है, एक उस तरह की विरेचन मूलक भाव जिसे कहते हैं हम, वो आ जाता है ना। हम सोचने को विवश हो जाते हैं और जो पढ़ने वाला पाठक होता है या देखने वाला दर्शक होता है वो उस अवस्था में चला जाता है, जिसे कि कैथारेसिस भी कहते हैं, विरेचन मूलक अवस्था भी कहते हैं, कि वहाँ पे आप सोचने को विवश हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कितना दुखद अंत हुआ, किस तरह की चीज़ें हुई। तो भारतीय और यूनानी परंपरा में इस तरह का यही अंतर बेसिकली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि वहाँ सुखांत लिखे ही नहीं गए या यहाँ दुखांत नहीं लिखा गया। लेकिन यदि हम लोग पद्मावत में देखते हैं तो खास करके विजय देव नारायण शाही, जिन्होंने कि जायसी पर काफ़ी स्टडी किया और जायसी नाम की एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी, और उसमें उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया और उसमें उन्होंने कहा कि मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है, मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है। और उन्होंने कहा कि यह एशिया का एकमात्र ग्रंथ है जो यूनानी त्रासदी के बेहद निकट है, एकमात्र ग्रंथ के रूप में उन्होंने चिन्हित किया। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब नाटक हम लोग पढ़ रहे थे, तो जयशंकर प्रसाद का प्रसादांत, ना सुखांत ना दुखांत, सुख दुख के बीच की अवस्था उन्होंने बना दी प्रसादांत, है ना, उनकी अवस्था को हम लोगों ने कहा। यहाँ पे यदि हम त्रासदी के तत्व की बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग पद्मावत पे आगे बढ़ेंगे कि त्रासदी हम किसे माने, किस रचना को त्रासदी माने, उसका क्या पैमाना होना चाहिए। तो पहला पैमाना उसका हमें यह देखने को मिलता है कि रचना चरम दुख की त्रासद परिणति पर अंत होता है, यानी कि दुख का चरम अवस्था होती है। जब रचना का अंत होने वाला था, दुख की चरम अवस्था, शुरू में भले खुशनुमा माहौल रहा हो, हर चीज़ अच्छा रहा हो, लेकिन अंत में बहुत दुखद अंत होना, है ना, ये त्रासदी का पहला तत्व है। दूसरा है नायक का भद्र होना, यानी दृढ़ साहसी और नैतिक होना। नायक का भद्र होना ये जरूरी है त्रासद रचना में, तभी आपके मन में वो भाव जगेगा कि यह, यदि कोई व्यक्ति भद्र है, यदि उनकी लास्ट अंत में मृत्यु हो जाती है, तभी आपको त्रासदी का एहसास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो नायक का भद्र होना जरूरी है। खलनायक का अनैतिक होना, यानी कि है वह अनैतिक होना ही उसे चाहिए, है ना। यदि वो अनैतिक होगा तभी कुछ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि वह गलत किया और नायक के साथ में अन्याय हुआ, जो कुछ भी। उसके बाद जो बहुत बड़ी चीज़ है वो त्रासद रचनाओं में खास करके वह यह होती है कि चूँकि नायक जो होता है वो भद्र होता है,
है ना, नैतिकता का पैमाना नैतिकता को पकड़े रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, अति नैतिकता की वजह से उनके द्वारा एक ऐसी भूल हो जाती है जो उनका कारण बन जाता है। अति नैतिकता की वजह से भूल होना यहाँ पे एक लाजिमी अवस्था देते हैं, खास करके वेस्टर्न जो भी लिटरेचर से रिलेटेड जो भी बुक मानी जाए, जहाँ तक पद्मावत करते हैं, नहीं मिलने पर अपने जो है अपने आप को खत्म करने के लिए भी वो खुद को तैयार हो जाता है, तो भद्र व्यक्ति है। और साहसी भी है, तभी वह इतनी लंबी यात्रा भी करता है। तो उनको जो दिखाया गया है एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे उसे दिखाया गया है। जहाँ तक राघव चेतन को निकालने के बाद की स्थिति आती है, जब रत्नसेन राघव चेतन को बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है रत्नसेन पर। तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब संधि की बात हो जाती है और रत्नसेन और अलाउद्दीन में संधि हो जाती है। और संधि में क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ी भूल होती है। किससे भूल होती है? रत्नसेन से। रत्नसेन अति नैतिकता या हैमर्शिया की स्थिति जिसे हमने चर्चा किया है उस स्थिति में पहुंच जाता है और वह उस वजह से अति नैतिकता की वजह से क्या होता है, अलाउद्दीन के पास चला जाता है, बंदी बना लेता है। तो बंदी बना लेता है तो गलती हुआ क्या, अति नैतिकता की वजह से जो उसके अंत का कारण भी बनता है। बाद में क्या होता है, घोड़ा बादल जो उसका सेनापति होता है वो उसको छुड़ाने जाता है, छुड़ा कर वापस लाता है। और जब वो वापस लौट के आता है तो उसे देवपाल का प्रसंग पता चलता है, किस तरीके से एक उसके साथ छल करना चाहता है। तो उसे गुस्सा आता है और वह उसे युद्ध करने फिर चला जाता है और युद्ध के बाद क्या होता है, वो वीरगति को प्राप्त कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी चूंकि चाहता है कि वह किसी भी तरीके से पद्मावती को प्राप्त कर ले, क्योंकि वह खलनायक है इसीलिए अनैतिक है। वह त्याग की जगह भय, छल, शक्ति का सहारा लेकर पद्मावती को हासिल करना चाहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि चूंकि ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है ये रत्नसेन, और पद्मावती के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो सती हो जाती है। और पद्मावत में अंत में दिखाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी जब वहां पे पहुंचता है
हाथ राख लगता है तो क्या उसकी चीज़ है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कूड़ते हो अब क्यों खाक जुस्तजू क्या है ना। तो हमने ये देखा कि ट्रेजिडी इसमें है और पद्मावत में, और ट्रेजिडी या त्रासदी जो है वह है, और थोड़ी सी भिन्नता भी है यूनानी हिसाब से, लेकिन हम इसे ये कह सकते हैं कि इसकी जो दार्शनिकता है, इसमें जो चीज़ें हैं वह बिल्कुल उसी रूप से है, और अंत में पाठक या दर्शक जो है उसके मन में एक इस तरीके की स्थिति में छोड़ देता है जब वो सोचने को विवश हो जाता है ना। तो पद्मावत बाहरी ढांचे हो या आंतरिक ढांचे, एक त्रासदी रचना है ना, त्रासद रचना है। और हमने पहले भी रचनाओं को देखा जो कि खास करके त्रासदी से संबंधित भारत में लिखी गई है, लेकिन जब हम पद्मावत को देखते हैं तो पाते हैं कि पद्मावत इस रूप में, इसमें जो है इसका जो मर्म है वह बहुत ही अप्रतिम है, बहुत ही उच्च कोटि की है। तो कुल मिलाकर यदि कभी भी इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे पद्मावत से संबंधित, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, और इन्हीं तथ्यों में से कुछ तथ्य निकाल के लिखने, कुछ अन्य चीज़ें भी याद आए तो इसे ऐड कर सकते हैं। तो आज के बल्कि बस इतना।